तो हम निवेदन करेंगे खोटे जी बोल 85 बोल 85 जय जय भीम जय जय भीम मान विश्राम साहब जिंदाबाद बहुजन मुक्ति पार्टी छेदी भाई जिंदाबाद बबली गौतम जिंदाबाद। साथियों आज के इस कानपुर मंडल महारैली की अध्यक्षता करने के लिए मानवर वामन मेश्राम साहब को आमंत्रित करना चाहेंगे, आए और आज की अध्यक्षता करें। साथियों, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा शायद आप लोगों के लिए नया नाम है और वास्तव में ये नया नाम है और इस नए नाम के नाम पर हम लोग यहाँ कानपुर में मंडल स्तरीय रैली में इकट्ठा हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी 18 मंडलों में 18 रैलियां होगी। सारे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में 18 मंडलीय रैलियां होगी। 9 जनवरी तक लगातार होगी। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा चूंकि नया है, इसको शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी में मुस्लिम, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, इन लोगों ने मिलकर ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। अब ये संख्या 35-36 दलों की हो गई है। अब लगभग इसमें 35-36 दल है। कुछ जिले लेवल के हैं, कुछ 4-5 जिलों में काम करने वाले हैं, कुछ 7-8 जिलों में काम करने वाले दल हैं, कुछ प्रदेश स्तर पर काम करने वाले हैं और कुछ राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले दल हैं। ऐसे दलों के लोगों ने मिलकर ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। और ये जो छोटे दल है ये चलकर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि आप इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के नेतृत्वकर्ता बने, नेतृत्व करें। ऐसा प्रस्ताव लेकर ये लोग मेरे पास आए। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं, राजनीतिक पार्टी का नेता नहीं हूं। मैं भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा, ये जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने के लिए बनाए गए जन संगठन है, उसका नेतृत्व करता, संगठन करता हूं। वामसेव का पिछले 20-21 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और 19 साल की उम्र से मैं इस काम में लगा हुआ हूं। अभी मेरा 64 साल समाप्त हो गए और लगभग 44-45 साल से हम लोग इस देश में वंचित लोगों का, शेड्यूल कास्ट का,
शेड्यूल टाइप का, नोमिडिक टाइप का, एमबीसी का, ओबीसी का, माइनॉरिटी का, जिसमें मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, लिंगायत है, इन लोगों का संगठन बनाने का काम करता रहा हूं। और अभी इतने सालों में 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में हमारा संगठन बन चुका है। इतना बड़ा संगठन बन चुका है, ये छोटा मोटा संगठन नहीं है, ये बहुत विशाल संगठन बन चुका है सारे देश भर में। और ये इतना विशाल बन चुका है कि 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए हमने भारत बंद का ऐलान किया था और भारत बंद हुआ था। भारत बंद होने के बाद नरेंद्र मोदी को मजबूर होकर संसद में संविधान संशोधन करना पड़ा और 200 पॉइंट रोस्टर का कानून लागू करना पड़ा। यानी नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा। आप लोग जानते हो कि नरेंद्र मोदी कितना अकड़ू आदमी है, कितना अकड़ता है। मरा हुआ आदमी बहुत ज्यादा अकड़ता है, आप लोगों को मालूम है। तो इसलिए गांव देहात में लोग बोलते इसको तेल लगा, इसको घी लगा। क्यों बोलते? ये मरा हुआ आदमी ज्यादा अकड़ता है क्योंकि वो टाइट हो जाता है। जिंदा आदमी ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। यानी जो जिंदा होता है वो थोड़ा लचीला होता है। तो ये अकड़ू ज्यादा है, बहुत अकड़ता बहुत ज्यादा है। उस बहुत ज्यादा अकड़ने वाले आदमी को हमने सीधा किया और संसद में संविधान संशोधन करने के लिए मजबूर किया। रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं, रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि हमने कितना बड़ा संगठन बनाया है, अंदाजा लगा सकते हो। 29 जनवरी 2020 को सीए के विरोध में हमने भारत बंद किया। उसके पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह डेली कहते थे सीए 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 सीए, डेली कहते थे सीए। जैसे ही हमने 29 जनवरी 2020 को भारत बंद करवाया, उसके दूसरे दिन से सीए बोलना नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने बंद कर दिया। अभी आपको सीए का शब्द सुनने को दिखता आता है दिखता? हमने बंद करवाया 840 के करंट का झटका मारकर। आप लोगों ने 440 का करंट का झटका ही सुना होगा, हमने 840 के करंट का झटका लगाया और सीए बोलना ही बंद कर दिया। इसका रहस्य क्या है? थोड़ा रहस्य आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि इसका रहस्य क्या है, बंद क्यों हो गया। आप लोगों को याद होगा, हमारे मुस्लिम भाई भी यहां उपस्थित है, इसलिए मैं सबके सामने बता रहा हूं। भारत में दिल्ली में शाहीन बाग आंदोलन शुरू हुआ। बड़ा आंदोलन था, छोटा मोटा आंदोलन नहीं था। और भारत का जो नेशनल मीडिया है,
जो ब्राह्मण और बनिया के नियंत्रण में है। बनिया उसका मालिक है, ब्राह्मण उसका संपादक है, पत्रकार है। वो मीडिया डेली शाहीन बाग को पब्लिसिटी देता था, डेली शाहीन बाग को पब्लिसिटी देता था। क्यों देता था? क्योंकि उससे शाहीन बाग आंदोलन से आरएसएस को, बीजेपी को एक फायदा होता हुआ नजर आ रहा था। वो क्या फायदा है? हमारे मुस्लिम भाई यहां है इसलिए मैं बता रहा था। एक फायदा होता हुआ उनको नजर आ रहा था। वो फायदा क्या था? कि जितना ज्यादा डेली 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 मुसलमानों का आंदोलन बढ़ेगा तो प्रतिक्रिया में हिंदू भी इकट्ठा होगा, तो हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करने का मौका मिलेगा। तो ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम को डेली खबरें छापते थे, डेली खबरें छापते थे। तो मैंने 29 जनवरी 2020 को भारत बंद का ऐलान किया। भारत बंद का ऐलान सीए के विरोध में किया। 5 मार्च 2019 को मुस्लिम भाइयों ने रोस्टर के 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में साथ नहीं दिया था, मगर सीए के विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर साथ सहयोग दिया भारत बंद को। तो 5 मार्च 2019 को जितना भारत बंद हुआ था उससे कई बड़ा भारत बंद 29 जनवरी 2020 को हुआ। जब हुआ तो आरएसएस ने, बीजेपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने सोचा, क्या सोचा? कि हम तो एससी एसटी ओबीसी और मुसलमान को डेली लड़ाते हैं और भिड़ाते हैं। आप लोगों को पता है इस देश में हॉकी एक बड़ा गेम है, कबड्डी दूसरा बड़ा गेम है, क्रिकेट तीसरा बड़ा गेम है, मगर इसमें से कोई भी गेम आरएसएस के लोग नहीं खेलते। आरएसएस का सबसे बड़ा गेम क्या है? एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों से लड़ाना और मुसलमानों से भिड़ाना, यह उनका सबसे बड़ा गेम है। डेली खेलते हैं आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, डेली उनका यही गेम है। तो उन्होंने सोचा, अरे हम तो डेली एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों से लड़ाते हैं और भिड़ाते हैं। ये क्या हुआ कि एससी एसटी ओबीसी एक तरफ और दूसरे तरफ मुसलमान, दोनों इकट्ठा आ गए और दोनों इकट्ठा आकर सीए के विरोध में भारत बंद कर दिया। ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? ये चमत्कार कैसे हो गया? तो उनको लगा कि अगर दोबारा सीए का मामला हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि ये मुद्दा तो वामन मेश्राम के एजेंडे का नहीं है, सीए का मुद्दा तो आरएसएस का है, सीए का मुद्दा बीजेपी का है, सीए का मुद्दा विश्व हिंदू परिषद का है, सीए का मुद्दा बजरंग दल का है। ये वामन मेश्राम के एजेंडे का मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो हमने ही वामन मेश्राम को दिया, और इस वजह से एक तरफ एससी एसटी ओबीसी और दूसरी तरफ मुसलमान सारे देश भर में इकट्ठा आ गए। हमारी ही गलती की वजह से ये सारे लोग इकट्ठा आ गए। ये गलती हमने की। आरएसएस के लोगों को लगा ये गलती हमने की। जब गलती हमने की तो आरएसएस बीजेपी ने सोचा हमको ही सुधारना होगा। जब गलती हमने की तो सुधारना भी हमको ही होगा। पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी के लोगों ने अमित शाह को पूछा कि शाह जी, आपने घोषित किया था सीए को भारत भर में लागू करेंगे,
तैयारी कहां तक आ गई है? भारत भर में लागू करने की तैयारी कहां तक आ गई है? अमित शाह ने किशन रेड्डी को बुलाया, जो स्टेट मिनिस्टर था होम अफेयर्स, और कहा, कान में कहा, ये बात तो सही है कि मैंने पार्लियामेंट में घोषणा किया था भारत भर में लागू करूंगा, अब कौन से मुंह से कहूं कि वह मैंने तैयारी नहीं किया? कहने के लिए मेरे पास मुंह नहीं है, इसलिए तुम ऐसा करो, तुम जाओ, तुम पार्लियामेंट में जवाब दो। किशन रेड्डी खड़ा हो गए, होम अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर थे, उन्होंने पार्लियामेंट में जवाब दिया ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूं आप लोगों को, ऑन रिकॉर्ड जवाब दिया। क्या जवाब दिया? अपोजिशन ने पूछा था सीए भारत भर में लागू करने के लिए आपकी तैयारी कहां तक है? तो सरकार ने, किशन रेड्डी ने जवाब दिया, सरकार ने अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया। सरकार ने अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया है, और अगर करेंगे तो वामन मेश्राम दोबारा भारत बंद कर देंगे। जितने एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमान इकट्ठा आ गए थे और इकट्ठा आ जाएंगे, और जब सारे लोग इकट्ठा आ जाएंगे, एससी, एसटी, ओबीसी प्लस मुसलमान इकट्ठा आ जाएंगे, तो ये जो लोग हैं, ये हमारे एक एक के हिस्से में एक एक भी नहीं आता है, इतने हैं, ज्यादा नहीं है, एक एक के हिस्से में एक एक भी नहीं आता है। लड़ाई लड़ना तो हमारा काम है। एससी, एसटी, ओबीसी को मुसलमानों के विरोध में, फसाद में, दंगे में इस्तेमाल करते हैं, वो लोग मैदान में आकर कभी कोई फसाद नहीं करते हैं, न कर सकते हैं, ये उनकी ताकत नहीं है। तो ये तो उनकी फितरत है। मैं आपको जितना विशाल आंदोलन हमने खड़ा किया उस संबंध में बता रहा हूं कि इसका भी बंदोबस्त हमने किया, सीए का भी बंदोबस्त हमने किया। आपके जानकारी के लिए बता दो, इतना बड़ा संगठन हम लोगों ने बनाया है। अभी 31 जनवरी 2021 को ओबीसी की जातीय आधारित गिनती के मुद्दे पर भारत बंद का ऐलान किया है। 31 जनवरी 2021 को व 22 को भारत बंद का ऐलान किया है, उसकी तैयारी सारे देश भर में चल रही है। करेंगे, और जब हम करेंगे तो यहां बैठे हुए जो लोग हैं, हमारे क्षेत्र से आए हुए हैं, आप सभी लोग साथ देंगे ना? हाथ खड़ा करो, कितने लोग साथ देंगे? सभी लोग। अरे तो सभी, फिर तो 31 के तारीख की राह देखने की क्या जरूरत है, साला कल ही भारत बंद हो जाएगा, तो ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो तैयार लोग, तैयारी है। तो इसलिए साथियों, हम लोग आने वाले समय में 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे। ये भी थोड़ा सा गणित बता देता हूं। 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे, और भारत में एक भी आदमी नहीं बचेगा जिसको मालूम नहीं होगा कि वामन मेश्राम और उनका संगठन उनके हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ रहा है। ऐसा सभी लोगों को मालूम हो जाएगा कि उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और जब उनको मालूम हो जाएगा तो वो इस आंदोलन से दूर रहने वाला नहीं है। मीडिया वाले हमारी खबर नहीं दे रहे हैं, नहीं, सोशल मीडिया वाले दे रहे हैं, हाँ, प्रिंट मीडिया और चैनल वालों की बोल रहा हूं मैं, मगर सोशल मीडिया जो आज के तारीख का दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया है, वो हमारा साथ दे रहा है, क्योंकि वो जनता का मीडिया है।
तो इसलिए ये लड़ाई एक ही दिन में करोड़ों के बीच में जा रही है। अभी मैं बोल रहा हूं और ये जो हमारा ये दिख रहा है, हमारा जो ये दिख रहा नहीं है, तो न्यूयॉर्क से मुझे टेलीफोन आया कि मैं आपका कानपुर का भाषण सुन रहा, आपका कार्यक्रम मैं देख रहा हूं। न्यूयॉर्क से लोग देख रहे, वहां लंदन में देख रहे, यूरोप में देख रहे। तो क्योंकि सोशल मीडिया इज अ ग्लोबल मीडिया, ये ग्लोबल मीडिया है, ये लोकल मीडिया नहीं है। तो दुनिया में हमारी बात जो है वो जा रही है। ये बात आप लोग ध्यान लो, इतना बड़ा संगठन हो गया है। तो नरेंद्र मोदी को झुकाने की बात मैंने आपको बताया। अभी योगी के बारे में बता, आदित्यनाथ योगी जी है, ये गोरखनाथ पीठ के महंत। जब मैं गोरखपुर के एयरपोर्ट पर उतरा तो एयरपोर्ट के ऊपर लिखा था, क्या लिखा था? गोरक्षनाथ। अरे मैंने कहा गोरखनाथ का गोरक्षनाथ कैसे हो गया? जो गोरखनाथ था वो गोरक्षनाथ कैसे हो गया? किसी की समझ में नहीं आता। ये इसके लिए नजरिया चाहिए। नजर तो हर एक के पास है, नजर हर एक के पास है, नजरिया नहीं होने से बड़ा बदलाव समझ में नहीं आता। हमने देखा रे ये गोरखनाथ का गोरक्षनाथ कैसे हो गया? क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है गोरखनाथ क्या है। गोरखनाथ ये जो बुद्धिस्ट शाखा है उसके 4 पंथ है, हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान। प्रोफेसर साहब, ये तंत्रयान शाखा के प्रधान आचार्य थे गोरखनाथ। और ये बात उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़े ब्राह्मण साहित्यिक, उन्होंने लिख कर रखा। और ये रिकॉर्डेड बातें हैं, हिस्टोरिकल बातें हैं कि तंत्रयान शाखा ये बुद्धिस्ट रिलीजन की एक शाखा है। हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान। तंत्रयान शाखा के प्रधान आचार्य थे गोरखनाथ। तो ये गोरखनाथ पीठ के महंत है। तो हमको लगा कि ये आदमी आदित्यनाथ, ये तो बीजेपी के सदस्य भी नहीं है, इनको मुख्यमंत्री कैसे बनाया गया? इनका तो अलग संगठन है, इनका संगठन अलग है, इनको मुख्यमंत्री कैसे बनाया? तो मुख्यमंत्री के बदले उन्होंने अपने गुरु का नाम बदलने के लिए इजाजत दे दी। इतना बड़ा काम जो है, गोरखनाथ का नाम गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ का अर्थ होता है गाय की रक्षा करने वाला नाथ। और गाय को कौन काटते हैं, कौन मारते हैं? तो मुसलमान। तो हिंदू मुसलमान का मामला गोरखनाथ शब्द से खड़ा नहीं किया जा सकता, गोरक्षनाथ से हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा किया जा सकता है। इतना बड़ा खेल खेलने के लिए ये खेला गया है और ये खेलने के लिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो अपने गुरु को जो धोखा दे दे, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ न्याय कर लेगा। जो अपने गुरु को नहीं छोड़ रहा है, जो गुरु के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, वो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ न्याय कर लेगा। वो कैसा करेगा? नहीं कर सकता। देखो,
ब्राह्मणों के जितने भी साधु होते हैं बड़े जटाधारी होते हैं, जटाधारी नाम भी होते उनके, जटाशंका नाम सुना आपने? तो उनके जितने साधु हैं वो बड़े बड़े जटाधारी होते हैं, मगर आदित्यनाथ की जटा बढ़ने के पहले ही काट देता, चंपी कर देता। क्यों? बौद्ध भिक्षुओं की चंपी होती है। तो ये परंपरा जो है गोरखनाथ की, ये बुद्धिस्ट परंपरा होने की वजह से उनके गुरुओं की चंपी होती है, बाल बढ़ने नहीं देते हैं, सबूत के तौर पर बोल रहा हूं। और जो ड्रेस धारण करते हैं गेरुआ धारण का, वो भी बुद्धिस्ट वाला ही धारण करते हैं। ये बहुत लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को पता नहीं, बड़ी दुख की बात है। तो इसलिए ये जो धोखाधड़ी हो रही है, ये धोखाधड़ी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ होगी। जो गुरु को नहीं बख्शता है, धोखाधड़ी करता है, वो लोगों के साथ में धोखाधड़ी करेगा ही करेगा, एक आदरणीय मुख्यमंत्री पद के लिए। तो साथियों, आने वाले समय में आदित्यनाथ ने शुरू में जो कार्यक्रम चलाया, देखो ध्यान रखो, शुरू में जो कार्यक्रम चलाया, इसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है। क्या चलाया? उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर में बैकवर्डों के लोगों को मारा। चौधरी विकास पटेल जी, मैं गलत बोल रहा हूं? आप बैकवर्डों का नेशनल लेवल के प्रेसिडेंट है। ये रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश का बता रहा हूं। शुरू में योगी आदित्यनाथ ने एक एक ओबीसी का आदमी पकड़कर एनकाउंटर में मारा। संविधान के अनुसार क्या करना चाहिए? अगर आरोपी है, अगर मान लो उसके ऊपर आरोप है, तो एफआईआर दाखिल करो, उसको अरेस्ट करो, अरेस्ट करने के बाद उसको कोर्ट में लेके जाओ, और जमानत देने लायक है तो जमानत दे दो, नहीं तो अंदर रखो, कोर्ट में केस चले, अपराध सिद्ध हो जाए, उसके बाद वो अपराधी माना जाता है, उसके बाद सजा होती है। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। देख आए ऐसा 50-60 मेरे ख्याल से ओबीसी के लोगों को मारा, हाँ? ज्यादा लोगों को मारा। इनके पास ज्यादा आंकड़ा है, ज्यादा ओबीसी के लोगों को मारा। ओबीसी के लोगों को मारा। दिल्ली में ओबीसी प्रधानमंत्री, इधर ओबीसी को एनकाउंटर में मारा। तो दिल्ली वालों ने उनको कहा, योगी जी, चुनाव आने के दौरान फिर ये ओबीसी वोट नहीं देगा। चुनाव जब आएगा तो फिर वोट नहीं देगा, मामला बहुत उल्टा हो जाएगा और चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। अभी ये हालात बने हुए हैं, ये परिस्थितियां बनी हुई है कि उत्तर प्रदेश का बैकवर्ड क्लासेस का व्यक्ति बस चुनाव के तारीख की राह ही देख रहा है और वो अपनी कार्रवाई करेगा, वो उसकी राह ही देख रहा है। इसके पहले कि ये जो जागृति लोगों में आई बैकवर्डों में, ये खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों के नाम लेकर उनके घरों पर बुलडोजर घुमाया और बहुत सारे कार्रवाई करने की कोशिश की, ताकि ओबीसी के लोगों को लगे कि नहीं नहीं, हम ओबीसी के विरोध में नहीं है, हम तो केवल मुसलमानों के विरोध में। इस तरह से एक नया खेल उन्होंने खेलने की शुरुआत की। ये काम इन लोगों ने किया, ये धोखाधड़ी उन लोगों ने की, और ये धोखाधड़ी भी साथियों हम लोगों को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश का जो क्राइम रिपोर्ट है उसके अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर उत्तर प्रदेश का अत्याचार में पहला नंबर आ गया है।
अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर जो क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट है वो पहले नंबर पर आ गया है, और इनका पुलिस का जो स्टेट लेवल का ऑफिसर है वो डेड बॉडी भी अनुसूचित जाति के लड़की की उनको देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा दुनिया के इतिहास में कहीं हुआ नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके खिलाफ में बयान दिया। तो इस तरह से साथियों ये सारा अत्याचार का खेल इस देश में हो रहा है, ये जानना, ये समझना जरूरी है। इन लोगों ने सेंट्रल में एजुकेशन पॉलिसी बनाई, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को कौन सा एजुकेशन देंगे? माली जाति का है तो गार्डनिंग करने का ट्रेनिंग देंगे, चमार है तो चमड़े का शिल्प बनाने का, शिल्प चमड़े का, धोबी को कपड़ा बढ़िया तरीके से कैसे धोना है, निषाद मल्ला केवट को कहा कि मछली कैसे मारना है ना। हाँ। और किसानों का तो आप देख ही रहे हैं कि 708 के लगभग किसान जो है आंदोलन में शहीद हुए। आंदोलन में इतने लोग शहीद हुए, उसके बाद 3 कानून वापस लिया। वापस लेने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा ये कानून गलत है। कहा कि नहीं, कानून गलत नहीं है, हम किसानों को समझाने में नाकामयाब, कानून तो ठीक ही है। तो इस तरह से ये आशंका बरकरार है। ध्यान रखो उत्तर प्रदेश के किसान लोगों, ध्यान रखना, मैं भी किसान का बेटा हूं, खेती में हल चलाया है, खेती में काम किया है। जो लोग कह रहे हैं ये कानून गलत नहीं था, 200% आशंका है दोबारा मौका मिलते ही ये कानून वापस लाया जा सकता है। पार्लियामेंट में कानून की कॉपी रखने की जरूरत नहीं है, केवल अध्यादेश ऑर्डिनेंस निकालकर राष्ट्रपति के साइन से कानून लागू किया जा सकता है। जिनको संविधान की थोड़ी बहुत जानकारी है, पार्लियामेंट में रखे बगैर यही कानून सिंपली ऑर्डिनेंस निकाल कर लाया जा सकता है 24 घंटे में। क्योंकि ये कोविंद साहब जो है आपके कानपुर के राष्ट्रपति, वो साइन करने में बहुत माहिर है। कोविंद साहब जो है ना हमारे, हाँ, जिनको ब्राह्मणों ने मंदिरों में किसी भी मंदिर में आने के लिए अभी तक इजाजत नहीं दिया, कोविंद साहब वो साइन करने के लिए तैयार ही रहते हैं। तो ये खतरा अभी बना हुआ है। साक्षी महाराज तो यूपी का ही है ना, कि दोबारा लाए। राजस्थान का गवर्नर मिश्रा, यूपी का गवर्नर है राजस्थान का, बयान दिया दोबारा लाएंगे। बीजेपी के कई महत्वपूर्ण सांसदों ने बयान दिया कि अब तो हम पीछे ले रहे हैं मगर दोबारा लाएंगे। वही लोग कह रहे हैं, हमारे मन में केवल आशंका का हम नहीं है, कह रहे हैं। और संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के टेबल पर रखे बगैर, डिस्कस और डिबेट किए बगैर सिंपली ऑर्डिनेंस निकालकर 24 घंटे में कानून लागू हो सकता है। तो सतर्क रहने की जरूरत है। किसानों को अभी मौका है। कल तक तुम लोगों को मरने के लिए, शहीद होने के लिए जिन लोगों ने मजबूर किया, जिन्होंने तुम लोगों के पिछवाड़े पे लात मारी, जब चुनाव आएगा और वोट देने का समय आएगा तो आप लोगों को भी याद रखना होगा कि जिन्होंने तुम लोगों के पिछड़े पर लात मारी, उनको आप लोगों को लात नहीं मारना है,
तो वोट के आधार पर रिजेक्ट करना है, सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये मुंह के बल गिर जाएंगे उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का चुनाव सेमीफाइनल है, याद रखो। 22 में सेमीफाइनल हो रहा है और 24 में फाइनल हो रहा है लोकसभा का चुनाव। ये 22 का सेमीफाइनल है। अगर बीजेपी सेमीफाइनल में हार गई तो 2024 में बीजेपी चुनाव हार जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट मामला है, इतना अहम मामला है ये चुनाव। इसलिए याद रखने का कि कोई बुजुर्ग आदमी घर में बैठकर अगर नहीं जा पा रहा वोट डालने के लिए, उठा के लेके जाओ, कंधे पे बिठा के लेके जाओ, गाड़ी करके लेके जाओ। और घर में कोई रहना नहीं चाहिए। कोई आदमी वोट डालने वाले दिन काम पर नहीं जाएगा, छुट्टी रखेगा और दिन भर इसके लिए कोशिश करेगा। कोई आदमी घर में बगैर वोट का नहीं रहना चाहिए, वोट डालना ही चाहिए और विरोध में डालना चाहिए। इसके लिए तैयारी करके क्या सब कुछ करेगा, ये ध्यान रख के काम करना होगा। और इस तरीके से यदि हम अपना काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग आने वाले समय में सफल हो सकते हैं। ये सफलता हम लोगों को हासिल करनी होगी, ये बात सबसे ज्यादा अहम है। आखिरी बात कहना चाहता हूं, बहुत लंबी बात कहने के बजाय आपने बहुत सारी बातें हमारे लोगों ने कही, आपने सुनी। आखिरी बात कहना चाहता हूं और वो बात ये है कि इन लोगों के द्वारा जो 1950 से देश में लोग सरकार चला रहे हैं और अभी बीजेपी वाले आए, उनकी आर्थिक नीति और इनकी आर्थिक नीति में कोई फर्क नहीं है। दोनों की आर्थिक नीति एक ही है और दोनों की आर्थिक नीति की वजह से देश में भूखमरी फैली है और लोगों को पेट भर अन्न नहीं मिल रहा है। इसका सबूत क्या है? भारत सरकार प्रचार कर रही है, सारे उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रही है कि हम मार्च अप्रैल तक मुफ्त में राशन देंगे। अरे भाई, 75 साल हो गए आजादी को, तुमने लोगों को इस लायक नहीं बनाया कि वो अपनी 2 जून की रोटी कमा सके, इतने लायक नहीं रखा और उसको मुफ्त की रोटी आप खिला रहे हो। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों ने उनको इतनी रोटी कमाने लायक नहीं रखा। इसके लिए नालायक कौन है? वो लोग जो कमाने लायक नहीं है। वो कह रहे हैं हम मेहनत करने के लिए तैयार है, हम मेहनत से रोटी खाने के लिए तैयार है, सम्मान और स्वाभिमान से रोटी खाने के लिए तैयार है, मगर रोजगार देने के लिए सरकार लोगों को आज तक सफल नहीं हुई। तो इस तरह से इनकी जो आर्थिक नीतियां है, ये आर्थिक नीतियां लोगों को भूखमरी के कगार पर पहुंचाने वाली है। सुनकर हैरान हो जाओगे। कोविड काल में उद्योगपतियों ने 12 लाख करोड़ रुपया कमाया। कोविड काल में हम लोगों को रोजगार नहीं था, हम लोगों को खाने को अन्न नहीं मिल रहा था और कोविड काल में उद्योगपतियों ने 12 लाख करोड़ रुपया कमाया। सरकार उनके समर्थन में अगर नहीं होती तो ऐसा करना कैसे संभव होता? तो ये उद्योगपतियों के तलवे चाटने वाली नरेंद्र मोदी की चरणचाट सरकार, ये चरणचाट सरकार है। चरणों को, उद्योगपतियों के चरणों को चाटने वाली सरकार है। इन लोगों को आप लोगों के चरणों से ही खदेड़ना होगा। तो आने वाले समय में आप ऐसा करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। सभी साथी कृपया अभी शांति बनाए रहे थोड़ी देर, बस
थोड़े देर का कार्यक्रम हो रह गया है। साथियों, जो जन आंदोलन निधि है, जिस भी साथी को इस आजादी की लड़ाई में अपना सहयोग प्रदान करना है, ये चाहते हैं कि ये लड़ाई आगे मजबूत आगे और तेजी से आजादी की लड़ाई चले, तो अपना जन आंदोलन निधि आगे यहां मंच पे दे सकते हैं। जन आंदोलन निधि के इसी क्रम में योगेश नाथ जिला अध्यक्ष कानपुर बिहार के द्वारा 500 रुपए का जन आंदोलन निधि आया है। दूसरा दिलीप कुमार जी, इनके द्वारा भी 500 रुपए का जन आंदोलन निधि प्राप्त हुई है। माननीय राम भरोसे प्रभारी सिकंदरा विधानसभा बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा 1000 रुपए का जन निर्माण आंदोलन निधि प्राप्त हुई है। साथियों, जिन साथियों को अपना योगदान और सहयोग देना है, कृपया वो मंच पे आके अपना योगदान दे सकते हैं। इधर से आइए तो निकल जाइए। आयुष्मती शशिवाला जी की तरफ से 365 रुपए की जन आंदोलन निधि। मनीष कुमार जी के द्वारा 700 रुपए का 700 रुपए का जन आंदोलन निधि। मनीष जी के द्वारा 700 रुपए का जन आंदोलन निधि। बढ़ाइए। रंजन पासी जी के द्वारा रंजन पासी जी के द्वारा 200 रुपए का जन आंदोलन निधि। राकेश जी के द्वारा ये फोटो मेरे में डाल दीजिए। राकेश जी के द्वारा 500 रुपया का जन आंदोलन निधि। नजदीक नवीन चंद्र जी के द्वारा 500 रुपए का जन आंदोलन निधि। चलिए मुकेश धारिया जी के द्वारा 200 रुपए का जन आंदोलन निधि। अवनीश कुशवाहा भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा 500 रुपए का जन आंदोलन निधि। बढ़ते रहो। ठीक हो गया। चलते रहो मंच से कम कर, छोटा कर, कम करते रहो। केएन मूल निवासी जी के द्वारा 500 रुपए का जन आंदोलन सहयोग निधि। जयपाल सिंह पेशदारी जी के द्वारा 500 रुपए का जन आंदोलन निधि। इधर देखिए, इधर देखिए। 500 रुपया श्री कृष्ण गौतम एडवोकेट मंडल अध्यक्ष बीएमपी के द्वारा 500 रुपए का जन आंदोलन निधि। हो गया। निकल इधर। विनोद किशोर जी के द्वारा 100 रुपए का जन आंदोलन निधि। मंडल अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा जी के द्वारा। एक मिनट आराम से। दीपू यादव जी के द्वारा जन आंदोलन निधि 500 रुपए का दिया गया सर आपको। रविंद्र कुमार सोनकर जी के द्वारा 200 रुपए का जन आंदोलन निधि प्राप्त हुई। हो गया। हो गया, समाप्त। इधर देखिए। हम साथियों अब सभा का समापन करेंगे। हम मंडल अध्यक्ष
गौतम एडवोकेट से श्री कृष्ण गौतम एडवोकेट जी से निवेदन करेंगे कि आप सभा का समापन जय देवी जय देवी जी की तरफ से जन आंदोलन दी रामचंद्र बिकल की तरफ से रामचंद्र बिकल जी की तरफ से 5,000 रुपए का जन आंदोलन निधि प्राप्त हुई है। रामचंद्र बिकल जी की तरफ से। साथियों, आ जाइए आज कानपुर नगर की महारैली राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में पधारे कानपुर मंडल के जनपद औरैया, जनपद कानपुर नगर, जनपद कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा से जो भी साथी हमारे यहाँ पर उपस्थित आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। और मंचा से हमारे जो पदाधिकारी हैं इसका भी मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों ने जो है यहाँ पर योगदान दिया इसके लिए धन्यवाद। और कार्यक्रम का समापन किया जाता है। सर एक फोटो लेनी थी इन लोग फोटो निकालो पवन मेश्राम साहब जिंदाबाद 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 पवन मेश्राम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी ओमकार लोधी आइए सर आइए तबीयत कैसे है? पीछे रह गए यार, पीछे रह गए। सेल्फी ले लो, सेल्फी ले लो।